हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपकी एक्टिविटी एक होने वाली है अगले मंडे तक, मैंने सोचा है सोमवार तक, लेकिन अगर अगले मंडे भी नहीं हुई तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, आपको किसी एक त्योहार से संबंधित वस्तुएं, जैसे किसी त्योहार में कोई खास चीज इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आपका नवरात्रि है तो उसमें एक तो गरबा यानी वो जो घड़ा होता है उसका इस्तेमाल होता है, या मैं और भी त्योहारों में, पहले बात सुनो फिर आप पूछो। ठीक है, पहले बात सुन लो। तो वो आपको वो वस्तु दिखानी है अपने आप। ठीक है, और उसका महत्व बताना है कि इस त्योहार में इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये आपको बताना है, यही ये आपको प्रेजेंट करना है यानी। ठीक है, आप समझ रहे हैं सभी? अब आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। मैम हाँ जैसे हम दिवाली में हमारे पास पटाखे हो तो पटाखे हम जला सकते हैं। बेटा, मतलब पटाखे नहीं, मेरी बात सुनो, पटाखे का महत्व क्या बताओगे आप, क्या पटाखे का महत्व क्या है? मैम कि उस दिन है ना रामचंद्र जी हाँ अयोध्या बेटा, आए थे तो रामचंद्र जी आए थे तो उसकी खुशी में दिए जलाए थे। आप दिया दिखा सकते हो पर आप पटाखे नहीं हाँ तो दिखाओगे। मैम मैं हमको दिया अच्छा दिखाऊंगी। अच्छी बात बतानी है, पटाखे तो बुरी बात है बेटा, पता है ना आपको? आज हाँ, इसीलिए तो हमें मैम मैं पटाखे नहीं। दिए तो मैम मतलब कि रंगोली के कलर दिखा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ना आपको, आपको रंगोली बना के, जैसे आपके आगे जैसे टेबल है, ठीक है, जो भी है, ये आपका टेबल होगा शायद, वहां पर आपको एक रंगोली बना देनी है, मेज के ऊपर रंगोली बना देनी है और दिखाना है कि ये बनाते हैं, और उसका महत्व जरूर बताना है बेटा, महत्व। और ये याद रखना सभी, इस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो आपको जो बोलना है वो एकदम अच्छे से बोलना है। ठीक है, जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से बताना है। ठीक है, सभी को सुनाई दे रहा है ना? जो यस भी आप मैम। चीज दिखाएंगे, आप पहले अपना नाम बताएंगे, कक्षा बता के, तब आप बताएंगे कि मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ और ये इस मैम त्योहार से संबंधित है और उसमें जो महत्व है वो। हाँ हर्ष, हिमांशी बोलो। मैम हमें आपके पीरियड में ही दिखाना है। हाँ बेटा, मेरे ही पीरियड में होगा, हिंदी की एक्टिविटी है। देखो, आपका त्योहार वाला चैप्टर नहीं है पहला, फसलों के त्योहार, हाँ। उसी हम्म। से मैंने लिया है ये इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ाई से एक अलग वो मिले। ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, समझ गए सभी क्या करना है आपको? यस किसी, मैम। मैंने केवल फसलों के त्योहार से संबंधित नहीं रखा है, इसको किसी भी त्योहार से संबंधित रखा है। आप किसी भी त्योहार से संबंधित कोई वस्तु लेकर वो दिखाएंगे और उसका महत्व बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा निबंध टाइप का आप बताओ। ठीक है, सबकी चांस आनी है, इसलिए ज्यादा वाक्यों में नहीं बताना है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 वाक्य होने चाहिए, ज्यादा वाक्य नहीं करने हैं क्योंकि उसमें फिर दूसरे की भी चांस आनी है। आप कितने बच्चे हैं? 30 के करीब आप बच्चे हैं, तो आप अगर सारे आते हैं तो 30 के करीब आप सोचो होने चाहिए। टाइम इतना होना चाहिए कि सबसे सबका देख सके, अगर हो सकेगा तो मैं 2 पीरियड ले लूंगी। ठीक है, हाँ अगर, मैम आप 2 पीरियड लेना, तो मैम 80 मिनट में तो सबका हो ही जाएगा हाँ ठीक फाइनली। है, ठीक है, ओके, लेकिन अब हम अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं। ठीक है, मैम अब होमवर्क में भेज देना ये सब। क्या क्या बोल रहे हो? होमवर्क में ऐसा है तो भेज देना। होमवर्क? बेटा सर्कुलर इसका आएगा, आप इसके बारे में कह रहे हो, वो आपको आएगा। और अब आ जाओ अपने काम पर, अपनी किताब के 39 पेज नंबर पर। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। 39 पेज नंबर पर आ जाएंगे सभी। मैम वो मुझे ये नहीं पता पूछेगा था। 39 का मतलब। मैम बहुत इजी है। हाँ मैम मिल अभी भी मैं गया पूछने फिर। वाली हूँ कौन सा क्या होता है 39। मैम मैम हम आपने जो बोला वो हम जब हमने जब भी वो बना लिया तो हम तब आपको दिखा सकते हैं। क्या चीज? मैं आपने अभी बताया कि फसलों के त्योहार से कुछ भी जुड़ा हुआ, हाँ किसी त्योहार किसी, से कुछ भी जुड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो मैम हमने जब भी वो बना लिया हो या हमने वो रेडी कर दिया हो तो हम आपको कभी भी दिखा सकते हैं। बेटा उसी दिन दिखाना ना, उसी दिन दिखाओगे तो सबके लिए भी एक वो रहेगा ना। अभी पहले से दिखा दोगे तो फिर एक सबको तो सबने देख ही लिया होगा, उसी दिन दिखाना है ना।
उसी दिन दिखाना, और उस दिन उसका महत्व भी आपको बताना है, ठीक है। अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करके बताना है। और मैंने आपको बताया, उस पर आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी आपको और मैम सर्टिफिकेट मिलेंगे। हाँ हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए तो आप हमें बताएंगे कि कौन सी डेट को सबको बताना है? बिल्कुल बेटा, सब कुछ बताऊंगी ना, ये तो मैं आपको बताऊंगी। ये सर्कुलर आपका पहले ही चला जाएगा, अभी 1-2 दिन पहले ही, यानी अभी 1-2 दिन के में ही चला जाएगा आपको, ठीक है। अब इस पे आ जाएं अपनी पढ़ाई पे। गुड मैंने आपको मॉर्निंग जो मैम। गुड मॉर्निंग। पहले तो ये सारे अपने वीडियो ऑन करो, आधे से ज्यादा का वीडियो ऑन नहीं है। पर्व, हमने राधे, मैम अभी, हेत, होमवर्क सेंड नहीं अभी, किया था राधे। मैम फ्राइडे को। मैं हाँ आपने बोलिए। मैम फ्राइडे को होमवर्क हाँ सेंड नहीं किया था ना मैम, वो वाला हाँ, मेरा हो गया। अच्छी बात है। शब्द मैं भी वीडियो इसलिए नहीं चालू करता क्योंकि मैं मेरे ना इसलिए क्या बोल रहे हो, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। वृंदा, ऐसा पर्वत। कराओ कि हाँ, क्या मैं हो रहा है? क्यों वीडियो नहीं चालू करता क्योंकि मतलब मैं वीडियो चालू करता हूँ तो मैं मेरा वॉइस नहीं आता आपको। ठीक है। पर्व, स्मृति, ध्रुव। ध्रुव, मैं देख रही हूँ आजकल आप क्लास में बिल्कुल रेगुलर दिख नहीं रहे हो मुझे। ऑन करो वीडियो। वीडियो ऑन करो सभी। जो वीडियो ऑन नहीं है, बिना मतलब, जो अपना रीजन बता के, जो रीजन बताएगा, सही रीजन मुझे लगेगा तो वो कर सकता है, बाकी सबको वीडियो ऑन रखना है। जो वीडियो ऑफ है और बिना रीजन बताए कि क्यों उन्होंने ऑफ रखा है, मैं उसको एब्सेंट करने वाली हूँ। ये मैंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी वही करूंगी। और आपको पता ही है कि आप जितना एब्सेंट हो, आपके मार्क्स उतने ही कम मिलेंगे उस सब्जेक्ट में, याद रखना। ओके, अब हम आ जाते हैं इस पे 39 पेज नंबर पर, ठीक है। सबसे पहले है इसमें, अच्छा मैंने आपको ये पार्ट सुना दिया था। मैम। मैम हाँ, अभी नहीं सुनाया था? हाँ मैम खुश। अभी है ना मैम मेरा आज आज मैम मेरा अभी एक बार मैम मेरा अभी रिपोर्ट पढ़ने में आया ना, तो अभी मैम मैं जब ज्वाइन हुआ ना मैम, तब मैम मैंने वीडियो में ऑन करने गया ना, तो मैम मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ, तो मैम मेरा वीडियो ऑफ भी हो सकता है। मुझे पता है बेटा, जो रोज ऑन करते हैं और कभी ऑफ रखते हैं उनकी बात मुझे समझ आती है, ठीक है। लेकिन जो रोज ऑफ रखते हैं उनको मुझे कहना है सबसे पहले तो। और जो भी आपका प्रॉब्लम होता है वो आप अगर बोल नहीं सकते तो नीचे चैट पे लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या बता रही थी आपको, क्या मैंने ये लेसन आपको एक्सप्लेन कर दिया था? ये पार्ट हमने कर लिया था, नहीं किया था आप नो लोग? मैम। नहीं किया था ना? नो तो मैम, आधा। आपने हाँ कहा ठीक था है, कि है ना सब रीड कर लेना उसके बाद। ठीक है। हाँ मैम। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। 39 नन्हा, पेज नंबर ना। अभी आपको सुनना है, ठीक है। 39 पेज नंबर निकाल के रखो क्योंकि आगे हमें वही करना है, लेकिन फिलहाल हम पहले कहानी सुन लेते हैं, जो इसकी कहानी है, ठीक है। ये एक नन्हा फनकार इसका नाम है, यानी कि किसके बारे में बात होगी इसमें? किसी एक नन्हे, नन्हा कहते हैं छोटा है जो, और फनकार माने कलाकार, एक छोटा कलाकार जो है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया है कि एक छोटा मतलब बच्चा है, बच्चा यानी लड़का लिखा है, तो लड़का है जो कि क्या कर रहा है, अपने काम में जुट गया है। और क्या काम कर रहा है? वो नक्काशी का काम कर रहा है और बड़े ही लगन के साथ कर रहा है, ठीक है। फिर वो सब बताया है कि वो कैसे कर रहा है। उसके बाद सभी वहां पे और भी हैं उसके साथ बैठे हुए, संग तराश यानी जो साथ में दूसरे हैं वो भी अपने तराशी, तराशना कहते हैं उसको, ठीक है। पत्थर को तराशा जाता है, उसको कहते हैं नक्काशी, ठीक है। तो पत्थर को सभी तराश रहे हैं वहां पर, ठीक है। और वो, उसकी उम्र कितनी है? 10 साल, और उसका नाम है केशव। और वो क्या बनना चाहता है ये भी इसमें लिखा है कि वो भी अपने पिता के समान एक बड़ा फनकार बनना चाहता है। जैसे उसके पिता बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाते हैं, तो वो भी उसी तरह से बनाना चाहता है, ठीक है। यानी वो भी यही सोचता है कि वो भी एक दिन बहुत ही सुंदर, ये लिखा है इसमें, बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर
उकेर पाएगा जैसे कि उसके पिता बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो अपने पापा को ही अपना जैसे आइडियल मानता है कि जैसे उसके पापा बहुत ही सुंदर नक्काशी करते हैं तो वो भी एक दिन बहुत ही सुंदर नक्काशी करेगा। फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ का रहने वाला था, वैसे गुजरात का, लेकिन बहुत साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे। ठीक है, और वहीं पे ही उसका जन्म हुआ है। और उस समय जो है बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के जो पिता हैं उनको वहीं पर काम मिल गया, तो तब से वो आगरा में ही रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके काम के बारे में वापस आ जाते हैं कि वो अपने काम में जुटा हुआ है और अपनी नक्काशी कर रहा है, तभी उसको किसी के कदमों की तभी कोई आकर के वहां पर खड़ा हो गया, लेकिन वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था, यानी कि इतना डूबा हुआ था कि उसको ऐसा पता नहीं चला कि कोई आसपास खड़ा है। ठीक है, लेकिन अचानक ही जब उसके कानों में एक आवाज पड़ी कि माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। माशा अल्लाह यानी कि जैसे कहते हैं कि बहुत सुंदर। ठीक है, उसी को माशा अल्लाह एक उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा किसी ने मैम कि बहुत ही सुंदर तुमने ये घंटियां बनाई हैं, मतलब ये मैम तुमने खुद माशाअल्लाह बनाई है क्या? मैम माशाअल्लाह का मतलब तो वो नहीं होता जैसे हम कहते हैं ओ माय गॉड इतनी सुंदर घंटियां, वैसे। तो वही मैं कह रही हूँ, माशाअल्लाह का मतलब यही है, पर बात वही है ना, वो हमेशा सुंदर चीजों के लिए बोला जाता है। ठीक है, हे भगवान की बात तो हम बुरी चीज के लिए भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जब कोई चीज सुंदर हमें लगती है उसके लिए ही बोलते हैं माशाअल्लाह, यानी कि बहुत ही सुंदर कुछ दिखा है तब बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, यानी कि वो आवाज क्या पूछती है, वो इंसान क्या पूछता है कि क्या ये सब घंटियां जो इतनी सुंदर है ये तुम्ही ने बनाई है? तो जो केशव है वो देखता है पीछे तो उसको एक आदमी दिखता है, तो उसने तो वो क्या बोलता है, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? यानी वो अपने ही उसमें था धुन में, और उसने कहा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं ही बना रहा हूँ ये सब? ठीक है, देखते नहीं? केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, रूडनेस। ठीक है, रूडली जवाब दिया, समझ में आता है ना रूडली? हिंदी में हम कहते हैं रूखा, रूखे स्वर से। ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा रूखा स्वर और इंग्लिश में कहा जाएगा रूडली। ठीक है, तो बहुत ही उसने तलखी से जवाब दिया, यानी रूखे स्वर में जवाब दिया। दिखता तो है, तो वो जो थे वहां पे खड़े उन्होंने कहा दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो उसने क्या कहा केशव ने, मैं 10 साल का हूँ। तो उसने कहा 10, अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तो वो वहां पर बैठ गया और बोला फिर तो तुम काफी बड़े हो, क्योंकि मैं भी जब 13 साल का था तो मैंने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था। लड़ाई यानी जो युद्ध होते थे पहले उनमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अब केशव उस आदमी को अच्छे से देख पा रहा था। अब जो है केशव ने उसको ध्यान से देखा, तो अब उस आदमी की पूरी जो पर्सनैलिटी है, यानी जो उसका पूरा व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिख रहे थे। तो वो कैसे दिख रहे थे, उनकी उम्र कितनी रही होगी, 30 से ऊपर, और कद मंझोला। ये मंझोला क्या होता है बताएगा कोई? मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताना चाहेगा कोई, मंझोला क्या होता है? हाँ मंझोला है ना, उसके हाँ, अंदर वो लोग भराते हैं ना, वो छुन 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 होता है ना वो। वंश मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आप पास में आके बोलो अगर बोलना चाहते हो तो। मैं बताऊं, गोला होता है ना, वो है ना मध्यम आकार, वो है ना सुनाई दे रहा है, उसके बाद क्या बोल रहे मध्यम हो? आकार, मध्यम आकार। हाँ पीछे से देखा है क्या कहीं से? मध्यम आकार तो बिल्कुल सही है, पर आप अपने आप समझो, मंझोला यानी जो मध्यम, मध्यम आकार का, यानी मीडियम साइज, जिसको आप बोलते हैं ना मीडियम साइज, या ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, यानी कि मंझोला मीडियम साइज बीच का। ठीक है, तो मंझोला था। और उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे फिर उसके बारे में है, सफेद अंग रखा और पाजामा।
अंगरखा एक स्टाइल होता है उसका कुर्ते का, ठीक है। तो अंगरखा और पजामा पहने हुए थे और फिर उनके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, यानी कि बहुत ही अच्छी उनकी वेशभूषा थी और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा, यानी कि केशव ने जब अच्छी तरह से देखा तो उसे समझ में ये तो आया कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यानी अभी अब उसको वो देख ही रहा था, क्योंकि ऐसा आदमी रोज रोज वो नहीं देखता है जो इतना अच्छे व्यक्तित्व का है, ठीक है। तो उस तभी वो देख ही रहा था कि उस आदमी ने पूछा कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है, यानी कि उसने जो नक्काशी कर रहा था उसमें से एक की तरफ इशारा करके पूछा कि यहाँ पे थोड़ा काम बाकी लग रहा है मुझे। तो इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी, यानी कि जब उस आदमी ने ये पूछा तभी उसको, इससे पहले कि वो उसका जवाब देता, तो कोई वहां पर बहुत ही तेज भागकर आया। यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था। तो कौन आया था भागकर? पहरेदार था। और एकदम से उसने बोला, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। यानी कि वो जो आदमी थे वहां पे खड़े, उनके लिए उन्होंने बोला कि हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। फिर उसने केशव को देखा और उसने देखा ये तो कुछ उनके सामने अदब से खड़ा नहीं है। अदब समझते हैं ना, रेस्पेक्ट से, ठीक है, आदर से यानी, ठीक है। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो केशव ने जब ये सुना तो वो एकदम से उसका माथा ठनका, यानी कि उसको एकदम से होश आया, जैसे जिसको बोलते हैं ना होश आना, तो उसको एकदम से होश आया कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि सच में ये कोई बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो अब उसको समझ में आने लगा कि ये कौन है। तो वो कौन थे? वो थे अकबर, ठीक है, जो वहां के बादशाह थे। अब बदहवासी में, यानी कि वो एकदम अपने जैसे हो गया ना, घबरा गया, तो उसके हाथ से उसकी जो छेनी थी जिससे वो तराशी कर रहा था वो छूट गया और एकदम से खड़ा हुआ वो, और उसने उनको सलाम किया और उनको अपनी कातर कातर नजरों, लिखा है ना, कातर नजरों से देखने लगा। अब ये कातर नजरें किसको कहेंगे? चोर निगाहें, जिसे हम चुपके से देखते हैं ना, ऐसे देखने लगा। हाँ, क्या हुआ? कौन बोल रहा है? मैं बताऊँ, मैं ऐसा ही कह रही थी कि अच्छा, कातर नजर को मतलब बोलता है। चोर निगाहों से देखते हैं ना, वैसे देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली ना लगी। अकबर जो है उसे अच्छा नहीं लगा कि ये पहरेदार क्यों आ गया। क्योंकि उसे क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी आराम से, यानी कि उस टाइम पे केशव जो है उसको नहीं पता था बादशाह वो हैं, तो वो आराम से बात कर रहा था, लेकिन अब उसको पता चल गया है, इसीलिए उसको ये अच्छा नहीं लगा अकबर को कि ये पहरेदार क्यों आया, ठीक है। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। यानी कि उसने जो है अकबर ने सिपाही को वहां से जाने को बोल दिया कि हमें थोड़ी देर अकेले रहने दो। अब पहरेदार तो चला गया, लेकिन जो केशव था अब वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में था। असमंजस यानी जैसे आप कह सकते हैं कंफ्यूजन, ठीक है, उसमें था कि अब उसे क्या करना चाहिए, यानी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। मतलब वो ये सोच रहा था क्या मैं अपना काम करूं या अभी जब बादशाह कुछ बोलेंगे तब मैं काम करूं, ठीक है। तो दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, यानी वो खड़ा रहा वहां पे और उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जो अकबर है लेकिन जब अकबर ने उसे प्यार से देखा तो फिर उसका डर जो है वो दूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि नहीं, अकबर जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर अकबर जो है उन्होंने बहुत ही नरम आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने बताया, उसने कहा केशव। नपा तुला जवाब देना, ये भी एक मुहावरा है, नपा तुला जवाब देना, यानी कि ना ज्यादा जवाब देना ना कम, बस जितना पूछा है उतना, ठीक है।
दिव्या, आपने फिर वीडियो ऑफ क्यों कर दिया? एक तो आप इतने दिन बाद आ रहे हो, उस पर भी आप वीडियो ऑफ कर रहे हो। वीडियो ऑन रखो और मैं आपसे पूछने वाली हूँ आगे, याद रखना। इसके बाद 3 जने तो एब्सेंट, चलो हेत ने तो बता दिया, स्मृति, अभी इनको तो मैंने एब्सेंट ही करना है, बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं अपना वीडियो, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, तो फिर जो अकबर थे उन्होंने क्या कहा केशव से, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो अब केशव ना तो कह नहीं सकता था, उसने तो हाँ में सर हिला दिया। तो फिर वो कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो केशव गया और जाकर अपने पिता का छेनी और हथौड़ा लेके आ गया, और अब वो उनको सिखाना उसने शुरू किया, ठीक है। पहले तो उसने उसको क्या कहा कि आपको ये करना शायद शोभा नहीं देगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ दिन पहले क्या किया था, मिट्टी का डलिया भी उठाया था। तो फिर वो तैयार हो गया उसको। फिर उसने जब उनको सिखाना शुरू किया, यानी कि जब उन्होंने तराशना शुरू किया, हथौड़े से जब छेनी पे मारा तो वो गहरा हो गया कटाव। यानी कि उससे क्या होता है, जब छेनी पर हथौड़े से मारते हैं तो कट पड़ता है, तो वो बहुत ही बैलेंस करके मारना पड़ता है, वरना ज्यादा गहरा हो जाता है। और क्योंकि अकबर ने तो पहली बार किया तो वो गहरा हो गया। तो फिर केशव ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उसने कहा आहिस्ता से मारना है, और फिर उसने करके दिखाया, ठीक है। फिर उन्होंने किया, तब उसे लगा हाँ, अब अपनी आंखें भी थोड़ा मीच कर रखो, यानी कि बंद करके रखो, नहीं तो आंखों में उसकी जो किरचे हैं, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े आंखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा, ठीक है। और वो भूल ही गया था, अकबर जो है उसके साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा था कि केशव को ये लगा ही नहीं कि ये हमारे देश के जो है बादशाह हैं। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। यानी कि अकबर क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे, उस पर इतना छोटा बच्चा अपनी धाक जमा रहा था, यानी उस पर उसको हुक्म दे रहा था एक तरह से कि ऐसे करो ऐसे करो। तो उसको ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। यानी कि वो देख रहा था कि कैसा काम कर रहे हैं अकबर। बादशाह से जरा भी चूक होती तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती, यानी वो एकदम से ऐसा एक्सप्रेशन देता कि ये ठीक नहीं है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, यानी कि अगर गलत होता तो वो कह देता नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। फिर अकबर बैठ गए और देखने लगे कि केशव कैसा काम कर रहा है। तो और वो क्या देखा उन्होंने कि केशव बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाता है, और जैसा डिजाइन है वो उससे भी ज्यादा अच्छा उसको उकेरता है। जब वो बनाता है तो वो उससे भी ज्यादा उसको अच्छा बना देता है, ठीक है। फिर वो उसको बोलता है कि एक दिन तुम जरूर मेरे कारखाने में काम करोगे। फिर केशव पूछता है कि कैसा कारखाना? तो वो कहता है बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार शिल्पकार काम करेंगे। अब केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहां जरूर काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और बोला अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, ठीक है। फिर उसने पूछा केशव ने कि आप दोबारा आएंगे? तो उसने कहा हाँ, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। अब वो अपने घर चला गया, और जब कोई इतने बादशाह से मिलके आया तो उसकी तो क्या हो गई, धूम मच गई, वन यानी वो सबके बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, और सबको वो अपने किस्से सुनाता कि मैं ऐसे मिला, ठीक है ना। अपनी मुलाकात का किस्सा वो सभी को सुनाता। अब रात हो चली थी और केशव थका हुआ था, तो उसके वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा तुम तो अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, ऐसा केशव ने कहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको नींद सी आने लगी, ठीक है। अभी अब जो वो दूसरा बना रहे हैं, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में क्यों बना रहे हैं, ऐसा सवाल केशव ने अपने पिता से पूछा।
तो फिर पिता ने बताया कि इस सीकरी में बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले मैम हाँ मैम हाँ मैम आप को ज्वाइन करो ना, उसका कॉल आया। क्या बेटा, ये खत्म उसका करने कॉल आया। दो, ये खत्म करने दो। तो सीकरी में क्यों बनवा रहे थे? क्योंकि बहुत पहले जो है, जब बादशाह के संतान नहीं थी, तो वो बहुत सारी जगह जाते थे, साधु संतों के पास, फकीरों के पास। तो एक बार जब वो वहां गए थे, ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3-3 संतानें होगी। ठीक है, फिर तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। ठीक है ना, उन्हीं के सम्मान में, यानी कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो यानी सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम भी रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। उन्नीदी आवाज का मतलब जब नींद आ रही थी, बहुत नींद वाली आवाज होती है ना, बिल्कुल वो आवाज में बोला। और पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, और वो सो गया। ठीक है, अभी आप अदिति क्या पूछ